मोटोलॉफी मैं सेल्फ सर फ्रॉम चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 32 लेकर आए हैं, जो कि ये आज इस 32वें पार्ट में हम लोग आज सम्राट अशोक के बारे में आज ख़त्म करेंगे। इसके पहले जितने भी पार्ट मैंने डाला हूँ 3-4 पार्ट है जो कि अशोक के बारे में है। इसके अतिरिक्त बहुत से सारे पार्ट है जो कि मैंने जैन धर्म, बौद्ध धर्म और भी सारे चीज़ है जो कि एंशिएंट हिस्ट्री के शुरुआती से लेकर अभी तक के सफ़र में मैं डाल चुका हूँ। और आप नए हैं तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। आज जो भी सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप मेरे सेशन में बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मात्र ये 10 से 12 मिनट में हम लोग कवर करेंगे। एक हम लोग अभिलेख, इसके पहले वाले जो पार्ट में बाकी जितने भी अभिलेख है अशोक का हम लोग कवर कर चुके हैं। एक अभिलेख करेंगे सर एकुना अभिलेख। उसके बाद में अशोक का प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था उसको हम लोग कवर करेंगे। न्याय व्यवस्था कैसा था उसको हम लोग कवर करेंगे। प्रशासनिक ढांचा कैसा था उसको हम लोग करेंगे। उसके बाद अशोक के उत्तराधिकारी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। मात्र ये 10 से 12 मिनट के वीडियो होगा जो कि उतने ही मिनट में हम लोग इसको पूरा हम लोग कवर कर लेंगे। तो ठीक है, मेरे वीडियो में आप बने रहिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सर एकुना अभिलेख, यह अफगानिस्तान के कंधार से मिला। एक अफगानिस्तान है जहाँ पर एक जगह है जहाँ पर कंधार एक जगह है, वहीं से ये मिलता है। जो ग्रीक, ये क्या लिखा हुआ है ग्रीक, ठीक है, थोड़ा सा लाइट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ग्रीक तथा आरामाइक भाषा में है, ठीक है। कलिंग अभिलेख में अशोक ने कहा है, किस अभिलेख में? कलिंग अभिलेख में अशोक ने कहा है कि संसार के जितने भी मानव है, संसार के जितने भी मानव है वो हमारे क्या है? पुत्र है। वो हमारे क्या है? बेटा है। वो हमारे बेटा है, ठीक है, वो हमारे संतान है। एक माँ के भांति उसके सांसारिक तथा परलौकिक जीवन का मैं कामना करता हूँ। ये कौन बोलते हैं? ये अशोक बोलते हैं। जिस तरह एक माँ अपने बेटे के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने संतान के लिए उसके सांसारिक और परलौकिक जीवन की कामना करती है, उसी प्रकार मैं भी उनके पूरे संसार के अपने बेटा बेटी के लिए मैं ये कामना करता हूँ। अशोक ने कहा कि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों को योगदान देकर निश्चिंत हो जाती है, उसी प्रकार मैं भी देख रेख के लिए, एक ही देख रहेगा, देख रेख के लिए राजुक को नियुक्त किया, ठीक है। अशोक ने अपने अभिलेखों के लिए जिस पत्थर का इस्तेमाल किया वो कहाँ से आया? पत्थर यूपी से आया। कहाँ से आया? यूपी में। यूपी में कहाँ? मिर्ज़ापुर ज़िला से आया, ठीक है। ये मिर्ज़ापुर ज़िला से मंगवाया गया है। जितने भी अशोक ने अपने अभिलेख को इस्तेमाल किया वहीं से मंगवाया गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अशोक के प्रशासनिक व्यवस्था। कैसे क्या पढ़ेगा? हम लोग पढ़ेंगे अशोक के प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्यकालीन प्रशासन एक केंद्रीकृत शासन था, ठीक है, जिसमें क्या होता था कि राजा जो है, राजा को सलाह देने के लिए क्या होता था? मंत्री परिषद होता था। और उस मंत्री परिषद के हिसाब से, सलाह के ही बात से राजा निर्णय लेता था। उसके बाद से क्या होता था? उच्च अधिकारी को तीर्थ या महामात्र या अमात्य कहा जाता था। जो भी उच्च अधिकारी होता था उसको तीर्थ या महामात्र या अमात्य कहा जाता था। इसकी संख्या कितनी थी उच्च अधिकारियों की? ये 18 थी। कौन, किसमें? अशोक के प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने में 18 उच्च अधिकारियों की संख्या थी, ठीक है। वहाँ पर जो जासूस रहता था, क्या होता था? जासूस समझते हैं लोग, जैसे दूसरे राज्य में जाकर पता करना चाहिए यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, और चुपे चुपे पता करके अशोक को जो बताता था ना, उसको क्या बोला जाता था? उसको चर शब्द से संबोधित किया जाता। क्या चीज़ से संबोधित किया जाता था? चर शब्द से संबोधित किया जाता था। देखिए, एक एक लाइन और एक एक शब्द में इसमें दम है, तो थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। और आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उसका लाभ उठा सकें। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हैं, व्हाट्सएप वगैरह, सब जगह इसे शेयर कीजिए
अपने दोस्त रिश्तेदारों के पास शेयर कीजिए और साथ ही साथ इसका स्टेटस लगाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे और वे लोग इसका लाभ उठा सके, क्योंकि इस चैनल पर भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ हर एक बोर्ड के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो बनाया जाता है, जो कि जी यह इस चैनल पर बहुत से सारे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एंशिएंट हिस्ट्री जो अभी चल रहा है मैं डाल चुका हूं, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में पार्ट 32 जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यदि आप नए हैं तो सबसे पहले आप उसे जाकर देखिए और वहां पर जाकर उसका लाभ उठाइए। ठीक है, अगला है हम लोग का न्याय व्यवस्था। क्या है? न्याय व्यवस्था। मौर्य काल के सम्राट ही क्या होता था? सर्वोच्च न्यायालय तथा अंतिम न्यायालय तथा न्यायाधीश होता था। सब जो भी सम्राट होता था मौर्य काल में, वो सब सर्वोच्च न्यायालय कहिए तो, चाहे अंतिम न्यायालय कहिए तो, चाहे न्यायाधीश कहिए तो, वही होता था। जो उस समय के राजा जो फैसला सुना देता था वही फैसला सर्वमान्य होता था, सभी किसी को मानना पड़ता था। ठीक है, अगला है प्रशासनिक ढांचा। प्रशासनिक ढांचा क्या है? मौर्य काल में सबसे बड़ा अगर कोई पद था तो किसका था? राजा का था। किसका था? राजा का। उसके बाद से उसके नीचे क्या होता था? युवराज होता था। क्या होता था? राजा से छोटा युवराज। ठीक है, प्रांत का शासन प्रांतपति के पास होता था। किसके पास? प्रांतपति के पास होता था। ठीक है, थोड़ा सा लाइट कट गया है, थोड़ा डिम हो गया है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर सकते हैं। हालांकि ये अच्छा खासा दिख रहा है, थोड़ा आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, पास होता था। ठीक है, 20 जिससे क्या कहता है? जिला। उसको नियंत्रण जो कौन कहता था उसको क्या बोला जाता है? विस्पति कहा जाता है। क्या कहता था? विस्पति कहा जाता था। गाँवों का छोटा मालिक क्या होता था? छोटा गाँव जो होता था क्या होता था? 10 गाँवों का छोटा मालिक या गोप होता था। क्या होता था? 10 गाँव का जो मुखिया होता था ना, उसको क्या बोला जाता था? छोटा मालिक बोलिए या गोप बोला जाता था। ठीक है, जो प्रशासन के सबसे छोटा इकाई क्या होती थी? गांव होती थी। क्या होती थी? गांव, जो ग्रामीण मुखिया के हाथों में रहता था। ठीक है, इस समय न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजुक कहा जाता था। ठीक है, ये था हम लोग को ये प्रशासनिक ढांचा। ठीक है, अशोक के उत्तराधिकारी। ठीक है, जब अशोक मर जाता है, उसका देहांत हो जाता है, वो पटना में डायरिया बीमारी के चलते। ठीक है, उसके बाद में उत्तराधिकारी कौन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 332 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक का मृत्यु हो गया। इसके बाद मगध के गद्दी पर इसके ही पुत्र बैठे, जिसका नाम क्या था? कुषाण था। क्या था? कुषाण था। यह 8 वर्षों तक वहाँ पर क्या किया? शासन किया। क्या किया? शासन किया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइट आ गया, थोड़ा सा हम लोग इंतजार किए, लाइट आ चुका। ठीक है, अब देखिए अशोक के भांति इन्होंने क्या किया था? अशोक के भांति इन्होंने देव नाम प्रिय के उपाधि धारण किया था। कौन? ए कुषाण। अशोक भी क्या किया था? देव नाम प्रिय की उपाधि धारण किया हुआ था। किसमें? जो भी अभिलेख लिखता था तो उस अभिलेख में, ठीक है, जो भी शिलालेख लिखता था उस शिलालेख में क्या उस अपना नाम देता था? वो यही नाम देता था, देव नाम प्रिय, जो कि देवताओं के क्या प्रिय माना जाता है। ठीक है, तथा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए गया जिला में क्या बनाया? नागार्जुन पहाड़ पर उन्होंने गुफाओं बनाया। 3 गुफा बनाया। कितना बनवाया? 3 गुफा का निर्माण कराया, ताकि यहाँ पर जो भी साधु संत आएंगे वो अपना आराम विश्राम करेंगे। ठीक है, अशोक को कोई भी उत्तराधिकारी योग्य नहीं था। ये भी बेचारा अच्छा नहीं था, क्योंकि 8 वर्ष का भी किया। ठीक है, अपना जीवन काल में 8 वर्ष ही अपना शासन ही कर पाया। ठीक, मौर्य वंश के अंतिम शासक जिसका नाम क्या था? बृहदत्त। क्या नाम था? मौर्य वंश के अंतिम शासक जिसका नाम था बृहदत्त, जो कि ये क्या था? एक कमजोर और अयोग्य एक शासक था। ठीक है, इसके शासन काल में कलिंग नरेश, जिनका नाम क्या था? खारवेल। क्या नाम था? खारवेल ने
कलिंग को मगध से स्वतंत्र कर लिया। क्या कर लिया? स्वतंत्र कर लिया। कहा अब कोई बात नहीं है, ये कुछ बोल भी नहीं सकता था क्योंकि कमज़ोर था और अयोग्य था, अच्छा ये नहीं था। ये चाहता तो जैसे ही कलिंग अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश करता, तड़क देना, लड़ाई करता और फिर से उससे वापस ले जाता था। लेकिन जैसे ही खारवेल ने, ठीक है, कलिंग के जो नरेश थे वो खारवेल ने जैसे उस पर चढ़ाई किए, वो स्वतः उसको छोड़ दिया, वो अपना स्वतंत्र हो गए। ठीक है। बृहद्रनारायण के सेनापति, ठीक है, जिसका नाम था पुष्पमित्र शुंग। क्या नाम था? पुष्पमित्र शुंग, जिसने सेना के निरीक्षण के दौरान, ठीक है, सेना के निरीक्षण के दौरान बृहदत्थ को क्या कर दिया? हत्या कर दिया। अब हत्या करके ये मौर्य वंश के स्थान पर ये शुंग वंश की स्थापना कर दिया। एक नया वंश जो कि जिसका नाम है शुंग वंश, उसका स्थापना ये कर देता है। कौन? ये यही, जिसका नाम है पुष्पमित्र शुंग। ठीक है। अब बताइए कितना कमज़ोर, कितना जाहिर, कितना गंवार ये शासक था, कितना कमज़ोर था कि इसके ही सेनापति इसी को मार दिया और मार कर अपना अलग वंश का निर्माण कर देता है, जिसका नाम रख देता है शुंग वंश। तो आज के सेशन में इतना ही है, जो कि जब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग इसी वीडियो में कवर करने के प्रयास किया और किया ही। ठीक है। इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूँ। हाँ, कुछ इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है जो कि हमने इस स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मारकर या वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे लिख लीजिए, ताकि ये भी छूटे नहीं, क्योंकि याद करने वाला चीज़ है, इसको तो याद करना पड़ेगा, इसमें कोई समझने वाला बात नहीं है। तो मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अभी तक सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं, ताकि इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, हमारी पूरी टीम लगी रहती है। ठीक है। इस कंटेंट को तैयार करने में, तो आप थोड़ा सा 1 मिनट अपना वक्त देकर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, जितने ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में शेयर कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी व्हाट्सअप चलाते हैं उस पर आप शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उन लोग तक पहुंचे और वो भी इसका लाभ उठा सके। क्योंकि इस चैनल पे भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ हर एक बोर्ड के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो बनाया जाता है, कंटेंट दिया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी नहीं, अभी से लेकर जब तक मैं पढ़ाऊँगा तब तक ये मेरा वादा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही, यहाँ पर किसी प्रकार का पेड बैच नहीं चलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ही सेवा दिया जाएगा। तो इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।